वेलकम टू मुंबई थिएटर गाइड इंस्टा लाइव। आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपने एक बहुत ही पसंदीदा नाटक कालचक्र के कुछ सीन्स आपको करके दिखाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं हम। ओम कटारे जी। दोस्तों, मराठी के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटककार जयवंत दलवी जी सिर्फ नाटक लिखते नहीं थे बल्कि नाटक को जीते थे। उनके ज्यादातर नाटक यथार्थवादी विषय पर सीमित होते थे। इतने संवेदनशील नाटक लिखते थे कि कलाकारों को उसकी बारीकियां समझाने की कभी जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। ऐसा ही उनका एक नाटक है कालचक्र, जिसको हम पिछले 25 सालों से खेलते आ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस नाटक के हिस्से हैं। नाटक तो हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन कालचक्र का कोई मुकाबला नहीं। या यूं समझ लो कि कालचक्र में यात्री की आत्मा बसती है। वृद्धों की समस्या को उजागर करता यह नाटक आपको अंदर से झकझोर के रख देगा। आप जरूर सोचने समझने पर मजबूर होंगे। तो आइए देखते हैं उसका एक दृश्य। फोन उठाइए जरा। हेलो। देखिए, आप फोन नीचे रख के भी चिल्लाएंगे तो भी मुझे सुनाई देगा। क्या? एसएस? नहीं नहीं, मैं बीबी इनामदार। 6 घड़ियां खरीदी, उसकी चाबी नहीं रखी। रुकिए रुकिए, वॉचेस की चाबियां, क्लॉक की चाबियां। वॉच एनी रिस्ट वॉच, क्लॉक एनी वॉल क्लॉक। वो मेरा बेटा, मैं विठल विश्वनाथ, वो विश्वनाथ विठल। मैं बताता हूं उसे। ये नई पीढ़ी यानी आपका शुभ नाम देश पांडे, अर्थात आप मेरी तरफ के हो। आपके बात करने के ढंग से ही मुझे लगा था। हमारा मूल नाम पढ़ लो उसका। लेकिन 1914 में ब्रिटिश कलेक्टर ने, ब्रिटिश सरकार ने हमें 5 एकड़ जमीन इनाम में दी, इसलिए हम इनामदार हुए। आप कभी पढ़ लो जाए ना तो किसी से भी। हेलो, फोन ही रख दिया। इन्हें किसी का अच्छा सुनना नहीं सुहाता। हमें इनाम मिला है सुनते ही फोन रख दिया। बिना मतलब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। अब आप यूं ही क्यों खड़े हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं हूं क्यों खड़ा हूँ। तो बैठिए ना, यहाँ बैठिए। तुम क्या कर रही हो? मैं टीवी देख रही हूँ। बंद टीवी ही देख रही हो? अरे मैं उसके टीवी को हाथ नहीं लगाती हूँ। वो कुछ इधर उधर हो जाएगा तो वो आएगी और फिर चिल्लाएगी। मैं कुछ भूल रहा पिछले हूँ। हफ्ते उसकी आवाज। अब क्या? मंजूनाथ के यहाँ के बटाटे बड़े। क्यों पेपर में तेल के बटाटे बड़े खाते हैं? रात में फिर पेट दुखेगा और चिल्लाएंगे। कल मरने के बाद एक क्षमन में ना रहे रुक्मणी बाई के बटाटा बड़ा खाना रह गया। हाँ, पिछले कई सालों से कल मरने पर कह रहे हैं और खा रहे हैं। बटाटे बड़े खा रहे हैं। खाओगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लीला आई? नहीं। वाह, जायकेदार मसालेदार चटपटा बड़ा। मंजू के यहाँ बटाटे बड़े खाने वालों की बहुत भीड़ होती है ना। खाओगी? अच्छा, इतना सा, बस इतना सा टुकड़ा दीजिए। अब इतना सा कहा तो इतना सा ही नहीं देना चाहिए। बड़ा पूरा ले लीजिए। चटनी है? उस तक गंध पहुंच गई है। देखो, अरे वो भी चिल्ला रहा है। बॉबी को एक टुकड़ा दे दीजिए। नहीं, तुम खाओ। दे दी। अरे दीजिए ना, वो लीला का है इसलिए उस पर गुस्सा मत कीजिए। गूंगा जानवर है वो रहता है तो घर में जरा सी हलचल तो रहती है ना। हलचल रहती है। मैं उसका बोरा मुझे साफ करने को कहती है। तुम खाओ। तो घर का काम करने में क्या बुराई है? लीजिए, उसे एक टुकड़ा दे दीजिए। खाओ तुम। चटनी है? मंजू चटनी कहाँ देता है, मिर्ची देता है। खाओगी? नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। पिछले हफ्ते आपकी पैंट धोई थी तो दोनों जेबों से ना इतनी सारी मिर्चियां निकली थी। बटाटे बड़े नहीं थे? नहीं। और सुनिए, आप दोनों मत खाइएगा, एक रखिएगा विश्वनाथ के लिए। क्यों? विश्वनाथ जो कुछ खाता है बाहर वो हमारे लिए आता है। मेरा विशाल आएगा, परंतु इसने उसे अपने पंजों में जकड़ रखा है ना, इसलिए डरता है वो। चलिए रखिए ना ये। और लीला के आने के बाद आया तो
बाद में आए तो उसे अपने कमरे में बुला कर दे दीजिएगा। बाद में आए हाँ, कमरे में बुला के दे दीजिएगा, तो भी जो है। अच्छा सुनिए, वो मेरी दवाइयां लाए? अरे अब- अब- म- क्या? मैं तुम्हारी दवाइयां क्या? मंजूनाथ के ठेले पे भूल आया, मैं लेकर आता हूँ। रुकिए रुकिए, आपकी नहीं भूलने की आदत बहुत बढ़ गई है। अब मैंने विशा को बोला है, वो लाएगा। आप बैठो इधर, वैसे भी अंधेरा हो गया, अब कहाँ जाएंगे आप? वैसे मैं 2-2 रुपए वाली 3 पुड़ियां लाया था। नहीं नहीं नहीं, वो पुरानी गोलियां ना बिल्कुल असर नहीं करती है। बीपी अचानक ही बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर ने नई अब दवाइयां रहने लिख दी हैं, दीजिए। ये 18 रुपए पैकेट हैं। यानी 1 रुपए 80 पैसे की एक गोली, यानी कि दिन में 3 गोलियां, और 3 गोलियों का मतलब। बीच 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 में मैं दवाइयां लेना भूल जाती हूँ। तो क्या हुआ? आप रहने दीजिए ना, मैंने कहा है विशा को। विशा को? तुम तो पता नहीं विशा को क्या कहा है। करोल बाग नई दिल्ली। ये क्या कर रहे हैं आप? चश्मा तो लगाइए। ओ हाँ 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 हाँ, चश्मा चश्मा। करोल बाग नई दिल्ली। वहां कौन रहता है? शरदनी पाटिल। मैं तुम्हें कभी बताया था, मेरी कक्षा में एक शरदनी पाटिल पढ़ती थी, पढ़ाई में एकदम आगे। फ्रेंच लिया था, बाद में फॉरेन सर्विस में चुनी गई। हो गए होंगे कोई 15-20, नहीं नहीं, 20-25, नहीं नहीं, 30-35 तो समझो ही। समझे, मुझे 50 साल हो गए, तो हुआ क्या बताइए आगे। अब उसने मुझे एक कविता की पुस्तक भेंट की थी, शरदनी शीर्षक था। मिली थी अभी? नहीं नहीं, उसका भाई मिला था, पंजूनाथ के ठेले पे खड़े होकर बटाटे बड़े खा रहा था। मुझे देखते ही बोला कि प्री इंडिपेंडेंस के समय आप सेक्रेटरिएट में घड़ियां सुधारने जाया करते थे। मैंने कहा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट था ना अपना सन 36 से। इतने सालों के बाद भी रुक्मणी, उसने मुझे पहचान लिया। मैंने पूछा आप कौन? तो बोला अम, अम, बोला मेरी बहन अब दिल्ली रहती है। जाएंगे कहा? दिल्ली। एक वो देखिए, दरवाजे पे कोई आया है, वो लीला ही होगी। सुनिए सुनिए, आप मुंह पोछे और दूर खड़े रहिएगा, वरना वो आते ही ना उसे बटाटे वालों की गंध आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी नहीं ढोना चाहते हैं, उनको अब वो बोझ बोझा लगने लगे हैं। उनके अनुमति के बगैर उनको चैरिटी होम भेजने का तय होता है, वृद्धाश्रम। एम्बुलेंस के इंतजार में सब खड़े हैं और पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, विशा शरद, ये काल चक्र है। कल तक तुम हम पर आश्रित थे, आज हम तुम पर आश्रित हैं, कल तुम अपने बच्चों पर आश्रित होगी, इसका अंत नहीं। जाता हूं माँ के पास, कहीं भी जाके मरना है, लेकिन मरने से पहले कम से कम वो अप्पा की दीवार घड़ी तो ठीक करा। नहीं होगा उसमें कुछ, फिर भी उसे दीवार पर ठीक करा के रख। अरे आदमी मरता है, खत्म होता है, लेकिन उसकी यादें ऐसी ही चीजों में जीवित रहती हैं। भूतकाल से भविष्यकाल जुड़ता है। तुम नहीं समझोगे, तुम लोगों के समझने में अभी वक्त है। रुक्मणी, तुम इस तरह रो मत। अब कहाँ जाकर मरे हैं हम? मरना नहीं, जीना है, जीते रहना है। पर, पर किस लिए? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, इसीलिए। अज्ञात जीवन कहाँ जाकर जिए? ये कैसा समय आन पड़ा है हम पर? जितना नहीं चाहिए उतना जीना पड़ता है ना, इसीलिए। विशा शरद, तू पूछ रहा था ना कि मैं ढेर सारे लॉटरी के टिकट क्यों खरीदता हूं। 10-20 लाख लगे होते ना, तो पड़लोस में दादाजी के नाम का स्कूल बनाने का मन है मेरा। इतनी सी हमारी इच्छा, इतना सा हमारा सपना। तुम लोग खाना खाओ, हम लोग तैयार होते हैं। अभी एम्बुलेंस आएगी ना। और देखो विशा शरद, मैं स्ट्रेचर पर ही सो के जाऊंगा, और हो सके तो स्ट्रेचर कंधे पर ही उठाना।
ऐसा कुछ भी अशुभ मत बोलिए। एक पति पत्नी राघव इरावती इन वृद्ध जोड़े को गोद लेते हैं और ऐसे रखते हैं अपने घर में कि सगे बच्चे भी नहीं रख सकते। नए घर में मां का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राघव उनके सगे बच्चों को भी बुलाता है। मां बहुत खुश है। प्रेजेंट्स देखें क्या? नहीं, अभी नहीं, कल देखेंगे राघव इरावती के साथ। मुझे तुम्हारी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन सी वाली बात? तुमने अपनी चूड़ियां बाबूराव निकाल ने के मीना को दी, एक लीला को। क्या करना है, बेकार में ही बोझ है। गले की माला और मंगलसूत्र मैंने इरावती के लिए रखी है। उन दोनों को कुछ भी नहीं देना था। क्यों? अपने हैं, खून के रिश्ते तोड़ने से टूटेंगे क्या? छोटा आज मुझे कितना आग्रह कर रहा था, घर चलने के लिए कह रहा था। उसे पता है तुम नहीं आओगी। कुछ भी हो, जी भर के बोला ना, इतना ही बहुत है। मेरे पास भी खड़े होकर मीठी मीठी बातें कर रहा था। मैंने कहा इतना मीठा मत बोल, मुंह में चींटियां भर जाएंगी। बस पास से खिसक गया। अरे ना, आपकी इन्हीं कड़वी बातों के कारण कोई आपके पास नहीं आता, समझे आप? नहीं बुलाने दो। अंत में बुलाने वाला मिल गया ना, न रिश्ते का न खून का। कितने मजे से रखा है इसने हमें। यहाँ में ऐसा तो नहीं लगता हमारी किसी को जरूरत नहीं है। राघव ने तो मुझे 3-4 फोन नंबर भी लाके दिए। अच्छा, अब क्या ढूंढ रहे हो आप? क्या ढूंढ रहे हैं? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? अच्छा, वो राघव को वो मिली क्या? राघव को वो मिली क्या आपकी वो क्या नाम है मुई का? वो शरदिनी पाटिल देखो मिली तुम क्या? उसके नाम से जलो मत, समझी? मैं नहीं जलती, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, मिली क्या? वो मुझे कल बताने वाला है। ओ अच्छा। पारिजात के बेल के नीचे विषा आपसे क्या कह रहा था? कह रहा था मुझे तकलीफ होती है। ये घर आपका है, आप यहीं रहिए। ये मैं कह नहीं सका अधिकार से। सच? विषा ने ऐसा कहा? हाँ, उसने ऐसा ही कहा। फिर फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा तू अपने आप को तकलीफ ना दे। सुखों की स्वतंत्रता की कल्पना बदल गई है। जिनका उपयोग नहीं उनकी कीमत नहीं, अब ऐसा नहीं। विशा बहुत रोया होगा। सुनिए, इन इन बच्चों पर मैंने गीत लिखे थे, सुनने की बहुत इच्छा है, लाकर सुनाएंगे क्या? हाँ हाँ, लाता हूँ। जल्दी जाइए। और मैं अगर घबरा गई ना तो किसी को जगाइएगा नहीं, हाँ, चिल्ला के। आप रुक्मणी आप तुम्हारी ला तबीयत रहे हैं ठीक ना नहीं है? जल्दी? डॉक्टर को बुलाऊं? रुक्मणी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप मुझे वो कविता पढ़ के सुनाएंगे? हाँ हाँ सुनाता हूँ। हाँ, जल्दी करिए। हाँ हाँ सुनाता हूँ। आनंद पूर्ण दिन होगा, सुनाइए। प्यारा विश्वनाथ हुआ। शरद। शरद का नाम क्या आपने शरदिनी पर रखा था? हाँ, नहीं, ऐसा तो कभी मेरे ध्यान में नहीं आया। रुक्मणी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कृष्ण की वो छोटी सी मूर्ति लाकर देंगे, वो हाँ हाँ पूजा के हाँ, कमरे में लाता हूँ रखिए। लाता हूँ। ये लो। जल्दी जल्दी। आप मेरा हाथ कस के पकड़िए, रुक्मणी, वो आपको वो आवाज सुना दे। रुक्मणी, मुरली, मुरली। रुक्मणी, रुक्मणी, राघव इरावती।
मां की मृत्यु के बाद पिताजी का स्वास्थ्य जब बिगड़ने लगता है तो उनका सगा बेटा विश्वनाथ उसे देखने आता है। लेकिन जब वो देखता है कि राघव इतनी अच्छी तरह से उनकी देख रेख कर रहा है, उनको संभाल रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो राघव से पूछता है कि ये सब करते हुए तुम्हें ऊब नहीं होती? तो राघव कहते हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं इनमें अपना बुढ़ापा देखता हूं। जब ये इस तरह आंख बंद करके झपकी लेते हुए सोते हैं तो इनमें मैं 80 साल का प्रतिबिंब देखता हूं और मेरे अंदर एक अलग तरह की करुणा निर्मित होती है। ये मेरे पिता हैं, तुम्हारे सगे, मेरे माने हुए, ये अंतर कभी का खत्म हो चुका है। एक व्यक्ति के नाते नहीं, एक पिता के नाते नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के नाते इनकी अवहेलना ना हो, दुर्दशा ना हो, मुझे ऐसा लगता है। हम भी एक दिन ये बूढ़े अपने होंगे। अनुसार चलें, ये हमारा सोचना ही गलत है। ये अपनी इच्छा अनुसार ही चलेंगे, हमें ही इनके अनुसार समझौता करना होगा। हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, तब हमारी भी यही इच्छा होगी कि हमारे बच्चे हमें संभाले, हम उनके साथ रहें। अपने अंतिम समय पर पिताजी माँ की कुछ साड़ियां और गहने इरावती को सौंपते हैं और कहते हैं, ये सब चीजें तू रख, तेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि ये सब चीजें तुझे दी जाए। ज्यादा होशियार मत बन, चुपचाप रख। एक बात पूछूं, पुनर्जन्म में तेरा विश्वास है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म तेरी कोख से है। फिर चाहे तो अपने बेटे के गले में ये सोने की माला डाल देना। तेरे तेरे बुढ़ापे की सेवा करने के लिए मेरा पुनर्जन्म। तू नहीं जानती, जब तेरी माँ तीसरी बार गर्भवती हुई तो मुझे बगैर बोले डॉक्टर कर्वे के पास जाके गर्भपात कराई। यहाँ आने पर वो मुझसे हमेशा कहती, उस वक्त उसकी कोख में जो बच्चा था वो राघव, राघव अभी तक नहीं आया। ये कुछ माँ की चीजें संभाल ले, ये साड़ियां तू रख, पहनेगी ना? रोती नहीं बच्चे। विनोबा ने गीता ही में कहा है, जन्म निश्चित मृत्यु निश्चित, मृत्यु पर जन्म निश्चित, चाहने से कुछ टलता नहीं, शोक करना व्यर्थ है। तो इस तरह कालचक्र यात्री और कालचक्र में करने वाले पात्र, काम करने वाले पात्रों का ये कहना है कि वी आर ब्लेस्ड टू कालचक्र। और we always look forward to doing this. और एक अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट किसी नाटक से किसी व्यक्ति का कितना हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ कालचक्र से देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। बॉम्बे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कालचक्र को पता नहीं कितने बार देखा होगा। हमने पिछले 4 सालों से कालचक्र में वृद्ध लोगों से टिकट मुफ्त में देना शुरू किया है और 90 साल के वृद्ध लोग, 80 साल के वृद्ध लोग आते हैं नाटक देखने और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कुछ हादसे मैं जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग बहुत साल पहले जब 50वां साल कला मंदिर कलकत्ता में मनाया जा रहा था तो कालचक्र करने का सौभाग्य हमें मिला। तो बिरला साहब ने एक चिट्ठी में लिखी थी कि पिछले 50 साल में इस मंच पर इतना अच्छा नाटक नहीं हुआ है।
हमारे एक मित्र हैं अशोक मुखी जी, वो इस नाटक को कम से कम 50 बार देख चुके हैं और खुद अकेले नहीं देखते, वो अपने साथ न जाने कितने लोगों को लेकर आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये नाटक देखें और समझें, महसूस करें कि हम सब भी एक दिन बूढ़े होंगे, हमें सबको भी किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो दोस्तों, कहना सिर्फ यही है कि जिन माँ बाप ने आपको उंगली पर चलना सिखाया, वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ आपसे सम्मान मांग रहे हैं और थोड़ा सा आपका साथ मांग रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। हमें बहुत खुशी है, इस तरह का नाटक हम लोग करते रहते हैं और हमें बहुत ही खुशी मिलती है इस तरह के नाटक करने के बाद। जो हमको उसका प्रतिसाद मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। मैं और आज बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आज मैं मुंबई थिएटर गाइड के इस इंस्टा लाइव प्रोग्राम के हम लोग बहुत आभारी हैं कि इस कालचक्र के माध्यम और इनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप सब लोगों से रूबरू हो सके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि चौपाल, नाट्य चौपाल में हमें इस नाटक के कुछ अंश, कुछ बातचीत करने का मौका मिला। इस कोविड-19 में घर पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आप, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कम से कम अपने मन की बात कहने में इतना आनंद, इतना सुख मिला कि शायद इतने दिन जो हम लोग नाटक नहीं खेल पा रहे, उसकी पूर्ति हो गई, मुझे ऐसा लग रहा। बिल्कुल। और हम लोगों को वी रियली एंजॉयड प्रेजेंटिंग दिस टुगेदर एंड आशा करते हैं जल्दी जल्द सब नाट्यगृह खुल जाए और हम लोग इसे फिर से मंचित करें। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जो लोग हमें ज्वाइन किए हुए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको डाउनलोड करके लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। डाउनलोड